हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और देखिए, जैसे कि हमारी सीरीज चल ही रही है, आपने पार्ट 1 इसका देख ही लिया होगा। तो DSSB की पॉलिटिकल साइंस की हमारी ये सीरीज चल रही है, जिसका सेट नंबर 2 है ये, ठीक है। और आज हम काफी सारे डेट्स से रिलेटेड एंड फैक्ट्स की बात करेंगे। तो देखिए, आपका जो स्कोर है वो क्या रहता है, जरूर मेंशन कीजिए आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला है हमारे पास कि लैटिन अमेरिका में ये जो त है ये है टल टिलोल को, ठीक है। हमारे सिलेबस में अमेरिका से रिलेटेड भी है, इसलिए हमें क्वेश्चंस करने हैं। लैटिन अमेरिका में टलाटिलोल्को की संधि का संबंध कौन से विषय से है, ये आपको बताना है कि ये जो संधि है, ये जो ट्रीटी हुई, ये ट्रीटी किस से रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है। क्या ये रसायन हथियार या परमाणु या मानव अधिकार या फिर पर्यावरण से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका परमाणु हथियार। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। ये जो संधि है इसका जो संबंध है परमाणु हथियार से था, ठीक है। और हुई कब थी, 14 Feb 1967 को, ठीक है। इस पर सिग्नेचर हुए और 22 अप्रैल, यहाँ पर कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, 22 अप्रैल 1968 में ये प्रभावी हुई, ठीक है। सिग्नेचर हुए 1967 में और 22 अप्रैल 1968 में ये प्रभावी हुई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका ये हुई क्यों थी संधि, ये और बात है, उसका उद्देश्य क्या था। तो इस संधि के द्वारा क्या किया गया, ये जो लैटिन अमेरिका है, ठीक है, और कैरिबियाई कंट्री जो है, ये इस क्षेत्र को क्या करना चाहते थे, परमाणु मुक्त करना चाहते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये संधि हुई और वो सब इस बात पर एग्री हुए उसको परमाणु मुक्त रखने के लिए, ठीक है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है, ठीक है। तो आपको आंसर बताना है, कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सामूहिक सुरक्षा, ठीक है, सामूहिक सुरक्षा। और इस सामूहिक सुरक्षा का क्या मतलब है, ये एक तरीके से म्यूचुअल समझौता है, जिसमें क्या करना है, जिसमें क्या था कि अगर कोई एक कंट्री है जिसके ऊपर आक्रमण हुआ है, तो उस कंट्री के साथ बाकी सब कंट्रीज भी उसके साथ ऐड हो जाएंगी और जो हमला करने वाली कंट्री उसका प्रतिकार करेंगे, यानी उससे बिल्कुल अलग हो जाएंगे और उसके अगेंस्ट क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से शांति व्यवस्था बनाने के लिए बात कही गई है, ठीक है। तो सामूहिक सुरक्षा की यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में शक्ति का संतुलन शब्द का उपयोग शब्द का उपयोग किसने किया। इनमें से आपको बताना है कि शक्ति का संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक है। सत्ता के लगभग बराबर वितरण के रूप में, और ये क्या कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है कि सत्ता का लगभग बराबर वितरण होना चाहिए, ठीक है। इस रूप में शक्ति का संतुलन हो पाएगा, इसका उपयोग किसने कहा किया, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है, ये कौन से वाले विचारक ने कही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका मार्गेनथाउ, ठीक है। मार्गेनथाउ ने ये बात कही है। और ये जो बात है कि सत्ता का लगभग बराबर वितरण, ये है बैलेंस ऑफ पावर, इसका प्रयोग सबसे पहले मार्गेनथाउ ने किया। और इनका जो मेन बात थी वो थी इंटरनेशनल कानून के बारे में, मतलब इंटरनेशनल लॉ के बारे में इन्होंने बात की, ठीक है। और उसका इन्होंने अध्ययन भी किया, ठीक है। इसका इन्होंने अध्ययन भी करा, अंतरराष्ट्रीय कानून का इन्होंने अध्ययन भी किया। और इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसको आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। इसका नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है। बहुत आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन कि मार्गेनथाउ की बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 4। विदेश नीति में लंबी और अल्पकालीन प्रयासों की प्रकृति का निर्धारण क्या करता है। विदेश नीति में, यानी हमारे जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, विदेशों से रिलेटेड जो नीतियां होती हैं, उसमें लंबी और अल्पकालीन प्रयासों की जो प्रकृति है उसका निर्धारण क्या करता है इनमें से। मतलब अगर कोई देश अपनी विदेश नीति बनाता है तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के लिए वो क्या चीज मेंशन करना चाहेगा उसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राष्ट्रीय हित, बिल्कुल अपना राष्ट्रीय हित ही तो चाहेगा, उसके अकॉर्डिंग ही विदेश नीति बनाई जाएगी, ठीक है। तो राष्ट्रीय हित इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि विदेश नीति जो है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर एरिया, मतलब हमारा जो भूगोल है वो क्या है,
ठीक है, हमारे पास कितनी संपदा है, कितनी हमारे पास संपत्ति है, ये सब चीजें, मतलब हमारा जो भूगोल है वो, उसके पास हमारे भूगोल में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो हमारे डाइवर्सिटी है इंडिया में, और काफी सारे हमारे पास मिनरल्स भी हैं, ठीक है। और मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वो काफी फ्लरिश्ड है, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें हैं, सामाजिक बनावट क्या है, हमारे इतिहास क्या है, परंपराएं क्या है, ठीक है, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा इंटरनेशनल हैसियत क्या है हमारी, या फिर कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी कंट्री है कहाँ पर। तो विदेश नीति बनाते समय ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती है, और उसमें इंपॉर्टेंट सबसे क्या है, राष्ट्रीय हित, ठीक है। विकासशील, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विकासशील देशों के अल्प विकास का क्या कारण है, यानी विकासशील देश है उनमें अल्प विकास है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। ढांचागत सुविधाओं का अभाव, या फिर परंपरागत कृषि, या फिर दक्ष एवं ईमानदार प्रशासकों का अभाव, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सारी चीजें हैं जो कि मायने रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं जब हम बात करते हैं रीजन की, क्या क्या कारण है कि क्यों अल्प विकास है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति जो हुई थी उसका स्वरूप क्या था, फ्रांस की जो क्रांति थी उसका स्वरूप क्या था। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और आपको इस बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन सबने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा ये बुर्जुआ, ठीक है। इसका स्वरूप क्या था, बुर्जुआ। बुर्जुआ क्या होता है, मिडिल क्लास, यानी मध्यम वर्ग। आपको पता है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उस वक्त मध्यम वर्ग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। वो काफी एक तरीके से कह सकते हैं कि सुसंगठित हो चुके थे, ठीक है। यानी अपने आप को उन्होंने स्टेब्लिश कर लिया था। और यहाँ पे बूर्बो वंश की भी बात हुई थी, है ना, राजा था, उसको जब हटा दिया गया था। मतलब बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और इसने ही कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। तो बस यही है इम्पोर्टेंट। और ये क्रांति हुई कब थी, 1789 में। ये भी ध्यान रखना है आपको, 1789 में थी फ्रेंच रेवोल्यूशन। और इससे रिलेटेड जो हमारे विचारक हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है रूसो, उसके अलावा वॉल्टेयर, ठीक है। इसके अलावा है हमारे पास मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने इसके बारे में काफी मतलब विचार दिए हैं, ठीक है। इनका काफी योगदान रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला गया है कि इनमें से अंतरराष्ट्रीयवाद में विश्वास रखता था कौन, ठीक है। मतलब अंतरराष्ट्रीयवाद यानी इंटरनेशनल लेवल की जो बात है उसमें विश्वास कौन रखता था। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, वुडरो विल्सन, ठीक है। इनका अंतरराष्ट्रीयवाद में बहुत ज्यादा विश्वास था। और इन्होंने आदर्शवादी दृष्टिकोण को मतलब मान्यता दी है। किसको, आदर्शवादी दृष्टिकोण, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेके ही आदर्शवादी दृष्टिकोण रखते थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने एक ऐसे समाज की बात की है जिसमें कि शक्ति की राजनीति, ठीक है, और इसके अलावा अनैतिकता, हिंसा, इन सब से जो है ये कोई भी राज्य जो है, राष्ट्र जो है वो मुक्त हो और हर जगह शांति ही हो, ठीक है। ये बात की थी वुडरो विल्सन ने। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 1688 में यानी 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति, इसका संबंध कौन से देश से है। तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध है इंग्लैंड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। और ये क्रांति हुई कब थी, 1688 में, ठीक है। इसमें बात करें तो जेम्स टू जो था उसका शासनकाल 1685 से लेके 1688 रहा था, ठीक है। राजा और ब्रिटिश संसद के बीच में क्या हुआ, संघर्ष हुआ था, बहुत ज्यादा मतलब पीक पर पहुंच गया था। और फाइनली जब हम बात करें तो जेम्स टू की जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था, मरियम, ठीक है, मरियम, और उसके हस्बैंड का नाम था विलियम, ठीक है। इन्होंने इंग्लैंड की सत्ता प्राप्त की इसके बाद, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक सेंटेंस देखिए जरा। यहाँ एक दैत्य सो रहा है, उसको सोने दो, क्योंकि यदि वह जग गया तो दुनिया को हिला देगा, ठीक है। ये जो बात है ये कौन सी कंट्री के लिए कही गई है ये आपको बताना है। तो ये जो बात है ये कही गई है चीन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। ये बात कही गई है चीन के लिए। और ये बात कही किसने थी,
ये बात कही थी नेपोलियन ने। ठीक है, ये बात किसने कही थी? नेपोलियन ने। ये जो कथन है, ये कथन नेपोलियन का है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे बिल्कुल इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। फरक्का विवाद जो है, देखिए बहुत सारे डेट्स वगैरह ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, और बिल्कुल कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं डेट्स वगैरह। ठीक है, फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच में है? और वहां पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपने डेट्स वगैरह ठीक से याद नहीं की, और क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो काफी इजी होता है। ठीक है, अगर आप उस डेट को याद रख पाते तो बहुत इजी लेवल था। तो ये चीज हो जाती है, आप डेट्स जो है चाहे आप कम डेट्स याद करें पर याद जरूर कर लें। ठीक है, फरक्का विवाद कौन से दो देशों के बीच में था, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और बांग्लादेश के बीच में था ये। ठीक है, और अगर नदियों की बात की जाए तो यहाँ से गंगा नदी की बात होती है, और अगर हम बात करें तो हुगली नदी। ठीक है, कौन सी नदी? हुगली नदी। ठीक है, क्योंकि गंगा की वजह से जो, अगर हुगली नदी में पानी का जो लेवल कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जल का प्रवाह कम हो जाएगा, और वहां से क्या हो जाएगा, सूखे की स्थिति हो जाती है। तो इन दोनों नदियों को लेकर विवाद था। अगर आपसे नदियां पूछ ली जाए तो वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 1965 में भारत पाक युद्ध, यानी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था, उसके समय में पाकिस्तान का शासक कौन था? कितना अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अयूब खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, इसका आंसर रहेगा अयूब खान। ठीक है, अयूब खान रहेगा। और ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से सोच लें कि नहीं इस कंट्री के बारे में पढ़ना है, इस कंट्री के बारे में, जो आपको सिलेबस में मेंशन है, हालांकि कोई एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है, फिर भी हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो पिछली बार या फिर काफी ज्यादा उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पर हमें करना ही है। आप सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हैं मेरी। ठीक है, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रिपरेशन किस हिसाब से कर लेनी चाहिए और कितना पढ़ना है आपको। ठीक है, तो 1965 में भारत पाक युद्ध में अयूब खान की बात हो रही है यहाँ पर, और इनका जो कार्यकाल रहा वो कब से कब तक रहा? 27 अक्टूबर 1958 से लेकर के 25 मार्च 1969 तक। ठीक है, लगातार 2 बार। ठीक है, इनका कार्यकाल रहा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। ये है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे किसके द्वारा? शिमला जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये हम बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। और हाँ, स्कोर मेंशन करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको कितने क्वेश्चंस यहाँ पर आते थे। ठीक है, तो शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर है वो किसके द्वारा किए गए थे? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे 1972 की, जब भारत पाक युद्ध हुआ था उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में ये शिमला समझौता हुआ जिस पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, इसलिए इसको शिमला समझौता कहते हैं। देखिए यहाँ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो भी इसमें शामिल हुए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या था, द्विपक्षीयता के सिद्धांत को इसमें इंक्लूड किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि विवाद को समाप्त किया जाएगा, मित्रता से रहा जाएगा। ठीक है, बल प्रयोग नहीं करेंगे, इसके अलावा संचार को बढ़ावा देंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स वहां पर मेंशन थे शिमला समझौते में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। भारत श्रीलंका समझौता जो है वो कहाँ पर संपन्न हुआ था? भारत श्रीलंका समझौता ये 1987 में संपन्न हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब यहाँ बात की जाए कि क्या क्या इसमें कौन कौन शामिल थे, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक बात थी, तमिल जातीय समस्या थी। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा बुक में, पॉल साइंस की बुक थी हमारी। तो तमिल जातीय समस्या आपने पढ़ी होगी, उसमें उसके लिए उसी को तनाव को दूर करने के लिए भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर हुए। और ये कहाँ पर? कोलंबो में। कहाँ पर? कोलंबो में हुआ। कहाँ? 29 जुलाई 1987 में, 1987 में। और यहाँ पर हम बात करें कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राजीव गांधी। ठीक है, और श्रीलंका से थे राष्ट्रपति जयवर्धने। ठीक है, जयवर्धने। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं, अगर पूछ लिया जाए तो आपको एटलीस्ट पता होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर हमारे पास है यहाँ पर
14। मार्शल योजना जो है उसका संबंध किस चीज से है? तो मार्शल योजना का संबंध किस चीज से बताइए? मार्शल योजना का संबंध है यहाँ पर पश्चिमी यूरोप की सहायता से। ठीक है, पश्चिमी यूरोप की सहायता से। देखिए अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिकी विदेश सचिव जिनका नाम क्या था? जॉर्ज मार्शल। ठीक है, ये अमेरिकी विदेश सचिव थे जॉर्ज मार्शल। ठीक है, इन्होंने डेट क्या है यहाँ पर? 5 जून 1947 को अपनी योजना की इन्होंने घोषणा की। ठीक है, और इस योजना को इन्होंने यूरोपीय पुनरुत्थान योजना कहा, यानी यूरोपियन रिकवरी प्लान बोला। ठीक है, जैसे आपको पता ही है यूरोप के बारे में है, तो इसको बेसिकली मार्शल योजना के नाम से ही जाना जाता है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है, मार्शल योजना का संबंध है पश्चिमी यूरोप की सहायता से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तृतीय विश्व पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किसके द्वारा? तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड जो है, तृतीय विश्व, ये आपने बुक पढ़ी होगी जब अपनी एनसीईआरटी की, तो उसमें भी ये वर्ड आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो तृतीय दुनिया, तृतीय विश्व की बात है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा आपका अल्फ्रेड सॉवी। कौन है? अल्फ्रेड सॉवी। ठीक है, अल्फ्रेड सॉवी, इन्होंने इस पदावली का प्रयोग किया। इसको हम थर्ड वर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि कौन सी कंट्री से थे, तो ये फ्रांस से थे। ठीक है, ये फ्रांसीसी लेखक थे, और एक तरीके से कह सकते हैं कि इस शब्द का प्रयोग इन्होंने 1952 में किया। ठीक है, तृतीय वर्ल्ड यानी थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग जो है फ्रांस के लेखक थे, इन्होंने 1952 में किया। ठीक है, और इससे इनका मतलब क्या था? थर्ड वर्ल्ड से इसके अंदर इन्होंने मेनली अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज, इनका इशारा जो मेनली था वो इन कंट्रीज की तरफ ही था थर्ड वर्ल्ड के लिए। ठीक है, और ये कहा गया कि जो देश काफी लंबे समय से क्या है, साम्राज्यवाद या फिर कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद झेल रहे थे, ये बेसिकली वर्ड उनके लिए। मेनली कृषि प्रधान देश की भी इन्होंने बात की है इसी के अंदर ही, तृतीय विश्व में। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में कब आई? परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में कब आई? परमाणु अप्रसार संधि कितनी बार एग्जाम में पूछा गया? DSSP में, TGT, PGT, हमेशा पूछा ही जाता है कुछ ना कुछ। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। ये डेट्स आपको और ईयर्स याद करके ही जाने हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1968 में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब बात करें डेट की, तो 1 जुलाई 1968 को किसने? अमेरिका, और इसके अलावा 61 और देश थे, इन्होंने परमाणु प्रसार संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, प्लस 61 कंट्रीज इन्होंने इस पर साइन किए थे। लेकिन अगर हम कहें कि ये संधि जो है वो प्रभावी कब हुई, तो ये हुई थी आपकी 5 मार्च 1970 में। ठीक है, सिग्नेचर जो है कंट्रीज ने मिलकर 68 में किए थे और प्रभावी हुई थी 1970 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शीत युद्ध, शीत युद्ध एक ऐसी कंडीशन जब बिना वेपन्स के वार होता है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि एक वॉर की कंडीशन होती है। एक ये युद्ध ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे वेपन्स, आपके हथियार यूज होते हैं, लेकिन एक तरीके से मानसिकता वहां पर प्रदर्शित होती है। ठीक है, बहुत कुछ इसमें चीजें थी। तो शीत युद्ध है, उसका प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका वो रहेगा आपका बर्नार्ड बारूच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, बर्नार्ड बारूच ने किया। ठीक है, और अगर हम ईयर की बात करें तो 1946 में पहली बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आपको पता है इसमें अमेरिका काफी सारे चीजें हुई थी, संगठन भी बने थे अमेरिका की तरफ से, फिर वहां पर सोवियत संघ की तरफ से संगठन बना। तो ये एक ऐसी कंडीशन थी कि मानसिकता बहुत ज्यादा अलग हो गई थी, पूंजीवाद और साम्यवाद एक तरीके से आमने सामने आ चुके थे। तो एक देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नाटो जो है, नाटो संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? नाटो जो संधि है उस पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। नाटो का मतलब है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है? ये एक सैन्य
संगठन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई। फिर है, अगर हम नाटो के मुख्यालय की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, यानी बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में, ध्यान रखना आपका, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और ये कहाँ पर? बेल्जियम। तो बस इतना जानना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 19। सेंटो जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है यहाँ पर कि सेंटो की स्थापना कब हुई थी। तो सेंटो की स्थापना हुई थी 1955 में। कब? 1955 में। अब जो सेंटो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संधि थी इसका बेसिकली 1955 में कह सकते हैं, ठीक है, बगदाद समझौते के रूप में, क्या है? बगदाद समझौते के रूप में इसका जन्म हुआ, एक तरीके से कह सकते हैं। और ये कैसी संधि थी? ये एक सैनिक संधि थी। कैसी संधि थी? सैनिक संधि, ठीक है। और इसको ये नाम किसने दिया? कौन कौन सी कंट्री ने दिया? टर्की, ईरान, ठीक है, इसके अलावा ब्रिटेन, पाकिस्तान, इन्होंने मिलकर इसको जो नाम दिया वो दिया सेंटो, ठीक है। 1955 में हमारा क्वेश्चन था कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1955 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 हमारा। कोलंबो जो प्रस्ताव है उसका संबंध किस चीज से है? मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम सही रहेगा? तो कोलंबो जो प्रस्ताव है उसका संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, भारत चीन सीमा विवाद, या भारत श्रीलंका की तमिल समस्या, भारत श्रीलंका की आपसी मतभेद, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत चीन सीमा विवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। और अगर बात करें तो कुछ डेट्स यहाँ पर देख लेते हैं कोलंबो प्रस्ताव से रिलेटेड। तो ये डेट है हमारे पास 21 नवंबर 1962। इसमें चीन ने जो है भारत के साथ युद्ध विराम की घोषणा की थी, ठीक है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत चीन जो सीमा विवाद है उसी को हल करने के लिए श्रीलंका, घाना, इंडोनेशिया, मिस्र, ठीक है, और कुछ कंट्रीज कंबोडिया, एशिया, अफ्रीका, इन सब ने क्या किया? गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने दिसंबर में 1962 में भारत चीन विवाद के समाधान के लिए एक क्या कह सकते हैं प्रस्ताव की बात की, या फिर ये प्रस्ताव सामने आया और इसी प्रस्ताव को, क्योंकि ये कोलंबो में हुआ था, तो इसे कोलंबो प्रस्ताव का ही नाम दे दिया गया, ठीक है। तो बस यही चीज है। अब बात आती है कि इस कोलंबो प्रस्ताव का हुआ क्या था। देखिए, भारत ने इसको स्वीकार कर लिया था लेकिन चीन ने इसको स्वीकार नहीं किया था, ठीक है। भारत ने तो एक्सेप्ट कर लिया था लेकिन चीन ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आपको ये डेट्स याद रखनी है कुछ थोड़ी सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ पढ़ते हैं। वारसा पैक्ट जो है उसका गठन कब हुआ था? वारसा पैक्ट, यहाँ पर मैं थोड़ी सी डेट्स चेंज करना चाहूंगी। यहाँ पर मैं करना चाहूंगी 1955, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 1960, फिर है 1963 एंड देन है 1965, ठीक है। तो आप इन ऑप्शंस में से देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, ये है बी, सी एंड डी। ये ऑप्शन देखिए जरा। तो वारसा जो पैक्ट है उसका गठन कब हुआ ये आपको बताना है। तो वारसा पैक्ट जो है उसका गठन हुआ 1955 को, ठीक है। कब हुआ? 1955 में हुआ, ठीक है। और एक तरीके से कहें तो वारसा पैक्ट जो है इसका गठन 55 में हुआ और ये समाप्त कब हुआ, खत्म कब हुआ? ये हुआ 14 मई, ठीक है, 1955, सॉरी 14 मई 1955। इसमें तो स्थापना हुई थी, ठीक है, लेकिन इसको समाप्त कब किया गया? जुलाई 1991 में। कब? जुलाई 1991 में, ठीक है। तो क्लियर है आपको ये बात? इसकी जो स्थापना है या फिर गठन कह सकते हैं तो ये 1955 में हुई थी। प्रॉपर डेट है आपकी 14 मई 1955। और ये समाप्त कब हुआ? समाप्त हुई है जुलाई 1991 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। ब्रांट आयोग के अध्यक्ष कौन से देश से थे? ब्रांट आयोग जो है उसके अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड थे? तो आप जल्दी से मुझे आंसर बताइए। यहाँ पर क्या यूएस से थे, यूएसए या इंग्लैंड या मैक्सिको या फिर पश्चिमी जर्मनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका पश्चिमी जर्मनी, ठीक है, पश्चिमी जर्मनी से थे। और ये चांसलर थे वहां के,
ठीक है, पश्चिमी जर्मनी के चांसलर थे उस वक्त के, इनका पूरा नाम है विली ब्रांट। ठीक है, तो इन्हीं की अध्यक्षता में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए आयोग हुआ था, आयोग लाया गया था, एक तरीके से कह सकते हैं आयोग की स्थापना की थी, तो इसी वजह से इसका जो नाम है वो ब्रांट आयोग रखा गया। ठीक है, और इसका बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड ही था। ठीक है, ये आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो हमारे पास आंसर बताइए इसका जल्दी से, इसका क्या आंसर है? कोरिया संकट के समय में, स्वेज संकट के समय में, कांगो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोरिया संकट के समय। ठीक है, तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया था कोरिया संकट के समय में। अब हम थोड़ी डेट्स देख लेते हैं। तो ये बात है 1950 की, जून 1950 में। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की, ठीक है, उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया की, दक्षिणी कोरिया। ठीक है, तो उत्तरी कोरिया द्वारा आक्रमण किया गया दक्षिणी कोरिया पर। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बात उठी। ठीक है, और महासभा द्वारा क्या किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, 3 नवंबर 1950 को। ठीक है, 3 नवंबर 1950 को शांति के लिए एकता प्रस्ताव यहाँ पर पारित किया गया। तो फैक्ट आपको समझ में आ गया, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर आक्रमण किया और महासभा द्वारा फिर 3 नवंबर 1950 में ये एकता प्रस्ताव पारित किया गया। नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में है आपका, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है किस तरीके का, ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा, ये एक सैन्य संगठन है। ठीक है, कैसा है, ये एक सैन्य संगठन है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो, हमने आगे इस बारे में बात की थी क्वेश्चन में। ये एक सैन्य संगठन है और इसका जो अगर गठन की बात करें तो 1949 में हुआ था गठन। ठीक है, बस यही है इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं 25th क्वेश्चन की तरफ। उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ। उरुग्वे चर्चा दौर का क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम हुआ ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल सही रहेगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, इसका जो था, इसका 8th या कह सकते हैं अंतिम चरण था। ये प्रारंभ हुआ कब से? दिसंबर 1986 से। ठीक, कहाँ पे? उरुग्वे में। तो लास्ट हम कह सकते हैं कि लास्ट यहाँ पर उरुग्वे समझौते में यहाँ पर ये मिले और अप्रैल 1994 में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर कहाँ पर किए गए, मतलब सिग्नेचर कहाँ पर किए गए? ये किए गए मोरक्को में। कहाँ? मोरक्को में, या मार्केश भी बोलते हैं, मोरक्को में किए गए। तो आपको सिर्फ याद रखना है 1994 में सिग्नेचर किए गए मोरक्को में। ठीक है, और ये जो समझौता था, ये लास्ट उरुग्वे, इसी समझौते के तहत यहाँ पर हम कहेंगे कि 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, ये ध्यान रखिए बिल्कुल। यहाँ पे 2 डेट आपको याद रखनी, 1994 में मोरक्को में सिग्नेचर हुए और इस समझौते के तहत 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है और ये 25 आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों और आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, आपको कितने क्वेश्चन आपने एकदम करेक्ट अटेम्प्ट किए। ठीक है, आगे ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन से हमारे 25 और आगे हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।